नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी कमल बाजिया प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज अपन रेट लेवल सेकंड 2018 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इस सॉल्यूशन की कड़ी में आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों सरफेस एरियाज़ का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अपन घन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? घन के बारे में। ठीक है, क्यूब के बारे में। क्यूब एक 3D प्रिज्म नुमा संरचना होती है। ठीक है, क्यूब एक 3D प्रिज्म नुमा संरचना होती है, इसे अपन क्यूब बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, ज़रा चर्चा की जाए इस क्यूब की साइड में मान लेता हूँ क्या है, ए है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम के बारे में चर्चा करी जाए तो वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब। ठीक है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, और घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। तो इस प्रकार से क्यूब का आयतन और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आयतनों का अनुपात दो क्यूब हैं, एक की साइड ए और दूसरे की साइड बी मान लूँ तो दोनों घनों के आयतन क्या हो जाएंगे? a³ b³। ठीक है, a³ b³ बराबर आपके पास में हो जाएंगे 27:64। ठीक है, हाँ जी, साथ ही साथ मुझे एक बात बताइएगा कि आपको टोटल सरफेस एरियाज़ का रेशियो पूछा है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय आता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा यहाँ से मैं सबसे पहले आपको यहाँ से a/b पूछना चाहता हूँ। ठीक है, a/b पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब मैंने कौन सा अनुपात पूछ लिया आपको यहाँ पे? घनमूलानुपात। कौन सा अनुपात पूछ लिया? घनमूलानुपात। और घनमूलानुपात पूछा तो बताओ a³ का घनमूल कितना होता है? किसी भी राशि की पावर 3 है और उसका घनमूल निकालोगे तो वो खुद रिजल्ट बच जाएगी ओरिजिनल। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपसे पूछ लेना चाहूँगा कि b³ का घनमूल b हो जाएगा 27 का घनमूल। 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, तो 27 का घनमूल कितना होगा? 3, और 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप, a/b दे रखा है आपको और 6a² पूछे तो मुझे एक बात बताना, इस 6 का कोई मीनिंग है क्या? यहाँ पे तुम कहोगे सर 6 का तो कोई मीनिंग नहीं है, कांस्टेंट पद तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 16, जो कि कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल सरफेस एरियाज़ का आपने क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है, इसका आयतन 1848 घन मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप का एक खंबा है आपके पास में। ठीक है, ये आपका बेलन है। ठीक है, ओके, हाँ जी, इस बेलन की, इसको मैं लंबवर्तीय ऊंचाई h बोलता हूँ। ठीक है, और ये बेलन की क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। ये बेलन का वृत्ताकार भाग होता है। कौन सा भाग होता है? वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है, और एक होता है बेलन में वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं अपन ने? वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो बेलन में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है जो इस प्रकार से शेप होती है, ये वक्र पृष्ठ होता है, जो ये शेप होती है ये वृत्ताकार भाग होते हैं। और ऐसे बेलन में कितने वृत्ताकार भाग होते हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेना चाहूँगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, हाँ जी, तो आपके पास में एक तो वैल्यू दे रखी है 2πr/h की, वो कितनी है? 264।
ठीक है। और इसी प्रकार से आपको बेलन के आयतन के बारे में बता रखा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बताइएगा पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, 1848 दे रखी है आपको, ठीक है। यूनिट तो सेम ही है, मीटर में है दोनों की, ठीक है। हाँ जी, अब आपको हाइट पूछी है, मतलब रेडियस से कोई मतलब नहीं है, तो रेडियस का मान वहाँ से निकालोगे तो स्क्वायर रूट में आएगा, यहाँ से निकालोगे तो सीधी वैल्यू आएगी, ठीक है। रेडियस त्रिज्या निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, तो इससे मैं त्रिज्या निकालूँ तो त्रिज्या का मान कितना आएगा, आर की वैल्यू आएगी 264 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 पाई एच, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब जैसे ही आपके पास में आर की वैल्यू आई, यह आर की वैल्यू आप पुट कर दो किसमें, उसमें, ठीक है। और आर की वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। पाई की वैल्यू आपके पास में 22/7 होती है, एक बार होल्ड कर दो। आर की वैल्यू ये पड़ी 264/2 पाई एच, ठीक है। इसका मतलब 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 264 इंटू 264/2 पाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ है एच बराबर 1848, ठीक है। हाँ जी, एक चीज़ और कोशिश करना देखने की, यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे पाई है और यहाँ स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, सिंगल पाई बचेगी। एच है और स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होके सिर्फ एच बचेगा। आपको एच की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि एच को मैं उधर ले जाऊँ तो 1848 नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा 264 इंटू 264 बट्टे नीचे देखना 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू एच, यहाँ से उधर चला गया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया, 1848 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये लो 1848 आ गया, ठीक है। 7 का भाग देने की कोशिश करता हूँ मैं 1848 में, ठीक है। 7 का भाग खुद में एक बार जाता है 1848 में, 7 दूनी 14 बचा 4, आगे से 4 उतारा, 44 में 7 6 42 बचा 2 और 28 में 7 4 28, 264 से 264 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम। और देखिएगा 22 का भाग कितनी बार जाता है, 22 का भाग 26 में एक बार बचा 4, 22 दूने 44 और 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 3, और मीटर में है तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इस बेलनाकार जो खंबा है इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहाँ एच कितनी होगी 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टेट का जो क्वेश्चन होता है इससे संबंधित आपको ये क्वेश्चन एक है, आपको पता है आरटेट 2011 में और रीट 2018 में 2 बार कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना सेम टू सेम क्वेश्चन आता है एज इट इज, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है जो आज तक रीट ने इसको मेंशन नहीं किया है किसमें, पेपर में, ओके। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसको अपन निम्न सीमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है ऊपरी सीमा, कौन सी सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक है। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में देखो क्या रिलेशन होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है यहाँ पे कि जैसे ही सर के 20 होता है यहाँ पे तो वो किस में आता, तो देखो यहाँ 0 को शामिल करते हुए 20 को शामिल नहीं करते, इसमें 20 को नहीं करते 20 को इसमें करते हैं, और इसमें 40 को नहीं करते इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अगर हो तो, लेकिन है नहीं यहाँ पे किसी भी आपके डाटा में ऐसा कुछ नहीं है 20 40 60 80 100 हो, ठीक है। तो ऊपरी लिमिट है उसका डाटा शामिल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखने लायक बात है, ठीक है। बाकी तो आपको क्या करना है, देखिएगा अपन क्वेश्चन में बात करते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि साहब 0 से 20 तक फ्रीक्वेंसी 4 बार, मतलब 0 से 20 या 20 से कम तक 4 बार फ्रीक्वेंसी। तो चेक कर लेता हूँ मैं, 0 से 20 तक फ्रीक्वेंसी 4 बार आ रही है क्या, देखो यहाँ देखिएगा, एक तो ये रहा और एक ये रहा 2 और एक यहाँ पे ये रहा 3 और एक ये रहा कितना 4, मतलब 0 से 20 तक फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 4, 3 तो नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
20 से 40 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 से 40 तक फ्रीक्वेंसी 5 है या 6 है? ज़रा चेक करता हूँ मैं 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर देखिएगा 20 से 40 तक फ्रीक्वेंसी 1, हाँ जी, 20 से 40 तक का और डाटा कौन सा हो जाएगा? 2, और फिर 20 से 40 तक का एक डाटा आपके पास में ये पड़ा, कितना हो गया? 3, ठीक है। तो 20 से 40 तक का 3 डाटा हो गए, एक आपका 30 और है, ये देखो 20 से 40 तक फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। हाँ जी, जबकि यहाँ पे 5 और 6 हैं, तो घबराइएगा मत, एक और डाटा पड़ा है, ठीक है। 20 से 40 तक हमने 36 को छोड़ा है, तो ये भी इंक्लूड होगा, कितने हो जाएंगे? 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5। इसका मतलब ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है, उसको देखेंगे ही नहीं, उसमें फर्स्ट ही रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों में कितना है? 6 है, तो हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट अलग कोई डाटा, तो अलग कोई डाटा चेक करते हैं। तो उसके लिए आप चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, यहाँ पे आपके पास में 2 है, 3 है। तो क्या मैं ये चेक कर लूँ 60 और 80 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है क्या? 60 और 80, 60 से बड़ा, 60 या 60 से बड़ा और 80 से कम, ठीक है। तो बताओ 60 या 60 से बड़ा और 80 से कम, नंबर 1 ये रहा, 1 नंबर, ठीक है। हाँ जी, ये 60 से कम है, 60 से बड़ा और 80 से कम, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? ये 60 से बड़ा 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये 60 से बड़ा कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो 60 से बड़े की फ्रीक्वेंसी 3 आनी चाहिए, ठीक है। 60 से बड़े देखो 64, 66 और कितना हो गया? 1 70, ठीक है। 80 से कम होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी 3 आएगी या 2 आएगी? तो ये कह रहा है 2 आएगी और ये कह रहा है कितनी आएगी? 3 आएगी। इट मीन्स अब ये फोर्थ भी सही होगा, और फोर्थ सही होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, ये इंक्लूड होता है लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता। ये यहाँ होता है, 40 यहाँ इंक्लूड नहीं होता, 40 यहाँ होता है, 60 यहाँ इंक्लूड नहीं होता, 60 यहाँ इंक्लूड होता है, 80 नहीं होता, 80 यहाँ इंक्लूड होता है, 100 नहीं होता, 100 से अंडर अगला बातें करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बात ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें कि सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिया गया, लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा ने प्राप्त सभी अंकों का योग कितना है? 480। सीमा ने टोटल 480 अंक प्राप्त किए हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सीमा ने मैथ्स में कितने प्राप्त किए, ठीक है। तो बताइएगा सीमा ने मैथ्स में कितने प्राप्त किए। इसके लिए आप एक बात बोलेंगे कि सर सीमा ने, ये देखो पाई चार्ट है आपका, कौन सा चार्ट है? इसको अपन पाई चार्ट बोलते हैं। और पाई चार्ट होता है वो टोटल होता है कितना? 360 डिग्री। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से गणित में सीमा ने कितने प्राप्त किए? 93 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री में से सीमा ने कितने प्राप्त किए? 93 डिग्री। और 360 में से 93 डिग्री प्राप्त किए हैं, तो सीमा ने 480 में से कितना प्राप्त किया? तो 480 क्या है? अंक है। 480 अंक हैं और ये डिग्री है। डिग्री से डिग्री की यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। 360 और 480 आपस में किससे कटेंगे? 120 से कटेंगे। ये 3 बार और ये कितनी बार? 4 बार। और 3 का भाग इधर कितनी बार? 31 बार। 4 3 12 और 4 124 अंक सीमा के कौन से विषय में आए? मैथ्स विषय में आए, ठीक है। 360 में से इतना है तो 480 में से कितना होगा? नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछना चाह रहा है? नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन ने आपको एक बात बोली है कि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितना अधिक है। तो मुझे ये बताओ अधिक कितना है। तो अधिक के लिए आप ये कहोगे कि साहब डिग्री में अधिक कितना है। तो 72 से 108 कितना ज़्यादा है? 72 से 108 कितना ज़्यादा है? 36 डिग्री ज़्यादा है। कितना डिग्री ज़्यादा है? 36 डिग्री ज़्यादा है। और 36 डिग्री ज़्यादा है तो आप कहेंगे साहब 36 डिग्री कितने में से हैं? 360 डिग्री में से, इनटू क्या कर दो 480 में से। अंक कितने आएंगे? क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं पूछ रहा है कितना डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है अंक कितने ज़्यादा हैं, तो अंक निकाल देंगे हम। फिर वही बात, इधर कितनी बार? 3 टाइम्स और इधर कितनी बार? 4 टाइम्स। और 3 का भाग कितनी बार?
12 इंटू 4 कितना 48 अंक अधिक हैं। ठीक है, कितने अधिक हैं 48 अंक। तो दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर कौन से होंगे 124 और 48। ठीक है, इस प्रकार से डिग्री से परसेंटेज में भी कन्वर्ट करवा ले तो प्रतिशत में कन्वर्ट कराता तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते 100 से, यहाँ पे किससे 100 से। इस प्रकार से प्रतिशत ही पूछता तो यहाँ सीधा कि कितने प्रतिशत अधिक अंक आए तो आप 100 पे चेक कर लेते। ठीक है, कितने प्रतिशत आए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखना होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत आए। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। किसका है सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या हैं देखिएगा। आपको ये तो पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो माइनस लगा दो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको। इसका वैल्यू कितना होता है अंडररूट a प्लस अंडररूट b का होल स्क्वायर। देखो अंडररूट a का होल स्क्वायर, सबसे पहले पद का स्क्वायर, अंडररूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडररूट b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान अंडररूट a और b का मान b। तो अंडररूट a इंटू अंडररूट b क्या होता है अंडररूट ab होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अंडररूट a इंटू अंडररूट b क्या होता है अंडररूट ab। ठीक है, लेकिन ये सब के लिए सत्य नहीं है। ये दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव अगर आते हैं, यदि ये नेगेटिव आते हैं तो ये सही नहीं होता। ओके, लेकिन इतना ज़्यादा कंसेप्ट आपके है नहीं कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। हाँ जी, साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, अंडररूट a की वैल्यू क्या होती है अंडररूट a का स्क्वायर की। अंडररूट का मान कितना होता है a की पावर 1/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अंडररूट का मान पावर 1/2 और ये 2 पड़ी आपकी। ठीक है, हाँ जी, कोष्टक के अंदर और बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 1 का मान कितना आया a आया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अंडररूट में जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करते ही वो संख्या ही क्या आता है रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। ओके, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं इस प्रकार का सिस्टम नज़र आए कि सर 7 प्लस 2 अंडररूट 10 है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक काम करना है। इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ो तो 7 आए और गुणा करो तो कितना आ जाए 10 आ जाए। तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे 5 एंड कितना 2। ठीक है, 5 और 2 इसके 2 टुकड़े हो गए। और इसको लिखने का सिस्टम ये होता है कि इसको लिख सकते हो अंडररूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडररूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडररूट 5 इंटू कितना 2। क्यों लिख सकते हो क्योंकि अंडररूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडररूट 2 का स्क्वायर 2 और 5 का योग कितना 7 और बाहर 2 पढ़ाई है अंडररूट में 10 पढ़ाई है। इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है अंडररूट में देखना अंडररूट 5 प्लस अंडररूट 2। देखो ये a अंडररूट b का स्क्वायर प्लस 2ab ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला गया। होल स्क्वायर से अंडररूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट, जो कि बताया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होता है अंडररूट 5 प्लस अंडररूट 2। बस बाहर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और आपके सामने पुट करता हूं मैं, उसका आप रिजल्ट बताइएगा। एग्जांपल आपके सामने ये है अंडररूट 16 प्लस 2 अंडररूट 48। इसका आंसर क्या आएगा। देखो बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करोगे जोड़ो तो 16 है, गुणा करो तो 48 है। तो आप कहोगे 12 एंड कितना 4, 16 जोड़ोगे तो और गुणा करोगे तो 12 4 48। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अंडररूट 12 प्लस अंडररूट 4। ये आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा इसकी तरह एज इट इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आपको करना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट है भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन यदि आपको करना है तो आप इसको एज इट इज़ लिखते जाओ, एक बार अंदर इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, माइनस में अंडररूट 3 प्लस ये अंडररूट है, इसका ध्यान रखना है। इसको मैं अलग से शो कर लेता हूँ आपके लिए ताकि कोई दिक्कत न हो। ये अंडररूट है, इसका सॉल्यूशन करना है। ये क्या है अंडररूट में
84 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 84 है, प्लस 18, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या रखना है, 2 रखना है, बाकी को अंदर भेजना है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, 2 रख लिया, 9 को अंदर भेजा, जैसे ही यहाँ से इसको 2 को रख लिया, 9 को अंदर भेजा, तो 9 नंबर 81 अंदर जाएगा, 81 को 3 से गुणा करोगे तो 243 आ गया, ठीक है। ये 243 क्यों लिखा, सिंपल से कंसेप्ट बताता हूँ। अगर ऐसा है, बाहर 7 है, आप क्या करोगे, 7 को अंदर ले जाओगे तो लिखोगे अंडर रूट में 49 इंटू 3 पहले से पढ़ा है। इसी प्रकार से अगर कोई और कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो इसी प्रकार का, ये 4 है, ये 3 है, अंदर ले जाओगे तो अंदर 16 इंटू कितना 3, क्योंकि अंडर रूट में 48 होता है, इसको तुम फर्दर ऐसा लिख सकते हो 16 इंटू 3, 16 का वर्गमूल 4 और अंडर रूट 3, मतलब एज इट इज वो का वो माने आ जाता है। तो अंदर जाती है कोई वैल्यू तो बढ़ के जाएगी अंडर रूट के, और बाहर निकलती है तो छोटी आएगी उससे, ठीक है। सिर्फ एक से छोटी संख्याओं पे लागू नहीं होती ये बात, सब जगह लागू नहीं होती, लेकिन अपने स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्या बताई थी कि इसका सॉल्यूशन करते जाओ आप, ठीक है। ये अंडर रूट आपका एज इट इज ऐसे के ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ जी, माइनस में अंडर रूट 3 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 3 पड़ा रहेगा, हाँ जी। प्लस में अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अंडर रूट में इसके 2 टुकड़े करो कि जोड़ो तो आपके पास में कितना आ जाए 84 और गुणा करो तो 243। अभी अभी आपने किया था, क्या टुकड़े किए थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी अभी आपने 2 टुकड़े इसके किए थे, 84 के 2 टुकड़े, एक तो 81 और दूसरा कितना 3, जोड़ोगे तो कितना 84 और मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा, ठीक है। तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा अब वापस से कि इसका मैं क्या टुकड़ों को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अंडर रूट 81 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 84 हो जाएगा, हाँ जी, प्लस 2 अंडर रूट 81 इंटू 3। आप कहोगे सर इसको 9 क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लेकिन एक बार एडजस्ट किया है, ठीक है। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 3 प्लस ये बन जाएगा अंडर रूट में अंदर ही अंदर अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अंदर से बाहर निकल जाएगा प्लस के चिन्ह से ही, ठीक है। और बाहर निकलेगा तो वैल्यू क्या आएगी, ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं। बाहर जैसे ही ये निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखना। अंडर रूट एज इट इज पड़ा है, पूरा विस्तार से बता रहा हूँ आपको। अंडर रूट एज इट इज पड़ा है अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 81 और प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 प्लस माइनस कट गया, आपके पास में आ गया अंडर रूट में 81 का वैल्यू कितना आएगा 9, और अंडर रूट में 9 का वैल्यू कितना आएगा 3, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सेकंड में। तो फॉर एग्जांपल आप एक ही बात काम की, यही ध्यान रखना, एग्जांपल के तौर पे ध्यान रख लेना क्या, कि जब कभी हमें ऐसा कहेगा, कैसा कहेगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके 2 टुकड़े होंगे, जोड़ो तो 7 और गुणा करो तो 12, 4 एंड कितना 3, तो इसका सॉल्यूशन आएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट कितना 3, इसका सॉल्यूशन आएगा। ये ध्यान रखना बस, बाहर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये 2 तो एज इट इज होना ही चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लर्न करने की कोशिश करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 की पावर 95 कोएफिशिएंट रखना है, तो मैं इससे यहाँ से 4 की पावर 95 कोएफिशिएंट को बाहर रख लूँ, गुणांक को बाहर रख लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 की पावर 95 बाहर आ जाएगा, तो 4 की पावर कितनी रहेगी 2। क्यों रहेगी, क्योंकि समान समान अगर मल्टीप्लाई होंगे वापस
तो पावर अलग अलग जुड़ जाएगी और 95 प्लस 2 97 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, माइनस 4 की पावर 96 है, तो एक पावर बच जाएगी, तो 4 की पावर कितनी 1, ठीक है। क्योंकि असमान गाते हमेशा जुड़ जाएगी, समान भी जुड़ जाती है वैसे, लेकिन बेस क्या रहना चाहिए, समान रहने चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है इनकी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट बात करता हूँ कि 4 की पावर 95 है, तो 95 बाहर पड़ा है, सिर्फ अंदर 0 रख लूँ, क्योंकि 4 की पावर 0 और 4 की पावर 95 गुणा होगी तो 0 प्लस 95 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू k की पावर k इंटू 4 की पावर कितनी है 95। अब देखना 95 पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। ये लो, ये तो गया। हाँ जी, 4 की पावर 2 का वैल्यू 16 होता है, -4 है, और किसी की भी पावर 0, a की पावर 0 का मान कितना होता है 1, समथिंग की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बताओ प्लस में कितना 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना k, और k का मान यदि आपको निकालना है तो 12 प्लस कितना 1 कितना हो जाएगा 13, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है आपका, थर्ड ऑप्शन में पड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा 13, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आएगी 13, बस कॉमन लेने का कंसेप्ट ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये देखो फैक्टर करने से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर अपन प्रथम दो पदों से, इन दो पदों से a कॉमन ले लें और 5 को भी बाहर ले लें, तो 5a कॉमन ले लिया, 5 गया a गया, सिर्फ क्या बचा a बचा, प्लस का साइन आ जाएगा, a गया, 5 का भाग 15 में कितनी बार 3 बार, 3 बचा, ठीक है। हाँ जी, माइनस तो बाहर ही ले लूँ यहाँ पे, ये लो माइनस बाहर ले लिया, 2 को भी बाहर ले सकता हूँ, 6 और 2 में क्या कॉमन फैक्टर है 2, इसको भी बाहर ले लिया, b भी कॉमन है तो b को भी क्या ले लूँ बाहर ले लूँ। हाँ जी, आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ b बाहर आ गया, 2 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करो कितना बचेगा 3, प्लस b बाहर गया, 2 गया, तो क्या बचा a बचा। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों पदों से, यहाँ पे आपको कोई पद पूछे तो कितने पद होंगे भाई, पद यहाँ पे 2 ही है, देखो ये रहा, बीच में चिन्ह है, ठीक है। इन दोनों पदों से, एक तो इससे और एक इससे, क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, a प्लस 3 बोल दो इसको, या 3 प्लस a बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ एक ही है। क्या बच जाएगा 5a माइनस 2b, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में पड़ा है 5a माइनस 2b, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, पॉजिटिव साइन वाले तो गलत, नेगेटिव वाला 5a माइनस 2b दोनों में है, a प्लस क्या आएगा 3, जो कि कौन से ऑप्शन में है फोर्थ में है, तो फोर्थ आंसर इसका क्या होगा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला अपना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये देखो, ये आपको घनमूल निकलवाना चाहता है, ठीक है, और घनमूल निकलवाना चाहता है तो एक तो एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है, एक तो ऊपर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बट्टा, ठीक है। 8 का घनमूल कितना आएगा 2, और 1000 का घनमूल कितना आता है 10, चिन्ह किसका आ गया प्लस का, ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, 192 में 3 का डिवाइड कर दो, क्योंकि न तो आप 3 का घनमूल जानते, 192 का जानते, तो 192 में 3 का डिवाइड करोगे, ये देखो घनमूल का साइन होता है, ठीक है, 3 6 18 और 3 4 12। हाँ जी, अब आप जानते हैं कि 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 10 ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 47 हुआ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि दो चरों के रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन के 3 मेथड चलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, आपका विलोपन विधि चलता है, प्रतिस्थापन विधि चलता है, वज्र गुणा विधि चलती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप विधि अपनाते हैं वो जनरली आपका कंसेप्ट ये रहता है कि सर हम विलोपन से करें, ठीक है। प्रतिस्थापन में कई बार डाटा ऐसे आ जाते हैं कि आप पक्षांतरण करके इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन, हर का एलसीएम वगैरह नहीं ले पाते, वज्र गुणा तो और ही जटिल मानते हो आप, ठीक है। लेकिन
जो मेथड यूजफुल मानते हो उसमें आप करते हो विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या कहती है, किसी एक चर का गुणांक सेम बना लो। यहाँ अक्स का गुणांक 2 है, यहाँ अक्स का गुणांक सिर्फ क्या है आपके पास में 1 है, ठीक है। गुणांक सेम बना लो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये समीकरण अपने आप में क्या बन जाएगी, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 47 बन जाएगी, ठीक है। इसको 2 से गुणा कर दिया, सॉरी इसको 2 से गुणा किया तो 6y नहीं, ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12y इज इक्वल टू 47 को तो 94 आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस समीकरण के बारे में। इस समीकरण को आप नीचे उतारेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79। कोफिशिएंट गुणांक सेम है, x का गुणांक सेम है लेकिन चिन्ह दोनों का सेम है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाओगे तो ये माइनस था वो प्लस और ये माइनस। 2x में से 2x घटा, कुछ नहीं बचा। हाँ जी, 12y में 3y जोड़ा तो कितना y, 15y। हाँ जी, 94 में से 79 लेस किए, कितना बचा 15, और y इज इक्वल टू कितना 1, y इज इक्वल टू 1 कोई सी भी एक समीकरण में पुट कर दो। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, तो 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू 1 बराबर कितना 47, x बराबर 6 घटेगा 47 में से 41। और अब हम बोल सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई, और x माइनस वाई आपको निकालना है तो 41 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 40 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बस गुणांक को क्या बनाना होता है, सेम। तुम कहोगे सर इसको 2 से गुणा कर देते पूरी समीकरण को, तो यहाँ 3y है, ये 6y हो जाता है, ये 6y, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक चर का, 2 चरों में से किसी भी एक चर का गुणांक सेम बनाओ। गुणांक सेम दिख रहा है और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ दो, और समान चिन्ह है तो क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखिएगा। 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x को निम्न में से किसके बराबर कर सकते हो आप, किसके बराबर है ये, ठीक है। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ये तो पता है कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। सिर्फ यहाँ फर्क पड़ता है, b माइनस है तो यहाँ b माइनस है तो भी पॉजिटिव कर देता है स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा a स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस का चिन्ह आएगा 2ab, a का मान 3x और b का 5, 5 3 15x, 15 का डबल कितना 30x माइनस 60x। हाँ जी, एटलीस्ट मेरे पास में वैल्यू आ गई 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x। ये कोई बना देता है इनमें से, फैक्टर का भी यही सिस्टम होता है, ये कोई बना देता है इनमें से, वो राइट आंसर होगा। चलो चेक करते हैं कौन सा ये बना सकता है। इसको ओपन करो, देखिए 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100। पहली बात तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आ ही नहीं सकता, माइनस वाला ही कोई आंसर देगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 2ab, ab 30x का डबल कितना होता है 60x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 60x, जो कि ऑप्शन में ये क्वेश्चन नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, हाँ जी, फिर b स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का है, 2ab 5 3 15x, 15x का डबल कितना होगा, 15x का डबल कितना होगा 30x। बताओ क्वेश्चन ऐसा ही करना चाह रहा है क्या कि मेरा भी यही मान है और ऑप्शन का भी यही मान है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, क्लियर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। प्रतिशत का फॉर्मूला यही होता है, जिसका निकालना होता है वो ऊपर, और जिसके बेसिस पे निकालना होता है वो हमेशा नीचे, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, क्या बन जाएगा
प्रतिशत। 80 का 80 खुद अपने आप में, स्वयं अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कोई भी चीज़ स्वयं अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। अगर इस क्वेश्चन से निकालना भी चाहते हो आप तो बताओ 80 का 80 कितना प्रतिशत है, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, और कितना प्रतिशत आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। ठीक है, एक टेलीविज़न विक्रेता ने 96 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे बेचे इसका मतलब ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की क्या हुई? हानि। तो इस सौदे में देखो, यदि 2 सिस्टम बनते हैं, यदि सीपी सेम हो, सीपी क्या हो? सेम हो, और आंकड़े दोनों लाभ और हानि के सेम हो, एक में लाभ दूसरे में हानि, तो सीपी सेम है तो एक पे जितना कमाएगा दूसरे पे उतना नुकसान। तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है, नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का एसपी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एसपी सेम है। बट यदि आपके पास में एसपी सेम हो, एसपी क्या हो? सेम हो, और जिस कंडीशन में एसपी सेम होगा वहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन 100% की हमेशा क्या होगी? एन स्क्वायर अपॉन 100% की क्या होगी? हानि या लॉस होगी। तो अपन कह सकते हैं, अब अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में क्या सेम है? एसपी। एन का मान कितना होता है? ये जो डाटा दे रखा है वो, तो 20 का स्क्वायर बटे 100% का क्या होगा? लॉस। और 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 100% क्या होगा? लॉस। तो बताइएगा 4% का क्या होगा? लॉस होगा इस क्वेश्चन में। और 4% का लॉस कौन से में दे रखा है? 3rd आंसर में दे रखा है। तो क्रय मूल्य समान तो न लाभ न हानि, बट चीज़ें ध्यान रखना, एक पर लाभ दूसरे पर हानि, दोनों पर लाभ या दोनों पर हानि नहीं चलेगी। ठीक है, जो डाटा लाभ का है आंकिक मान वही हानि का होना चाहिए, तभी ये चीज़ वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 मजदूर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि मेंबर आदमी समानुपाती किसके होते हैं? दिनों के? नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दिनों के। जब आदमी बढ़ाओगे उस क्षेत्र में, जब आदमी तुम बढ़ाओगे उस क्षेत्र में काम कम समय में, और आदमी कम करोगे तो काम को करने में ज़्यादा समय। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछने का एक नया ट्रेंड चलता है आजकल। ठीक है, क्या चलता है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती चीज़ देता है, वो भी ध्यान रखना तुम। ठीक है, हाँ जी। तो जरा मैं चर्चा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की कि जब आदमी 6 थे तो काम कितने दिन में हो रहा था? 16 दिन में। और आदमी कितने होंगे कि काम कितने दिन में हो जाए? 4 में। तो बताओ आदमियों की संख्या अगर आपको चाहिए तो 6 × 16 बट्टे कितना? 4। 4 का भाग 4 बार, और M2 का मान कितना आएगा? 6 चौकी 24 आदमी। कितने आदमी? 24 आदमी, जो कि कौन से में है? 3rd में। अगर ये पूछता कितने और आदमी लगाएं, कितने और आदमी या फिर मजदूर, कितने और आदमी या मजदूर, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 24 में से जो पहले थे वो घटा लो, 6 कितने? 18 होता। लेकिन इस प्रकार का बात पूछी नहीं है, सिर्फ उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल होती है, और वर्ड जुड़ा हुआ होता है, जो कि यहाँ मुझे तो दिख नहीं रहा है और वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वो क्या है? किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो? 100 × सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है,
100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 640, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8 और टाइम पीरियड 5, 8 का भाग 80 बार और 5 का भाग 80 में कितनी बार जाता है 16 बार। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1600 मूलधन हो जाएगा, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सेकंड में पड़ा है। क्योंकि आप जानते हो कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। अगर R प्रतिशत में है तो बट्टे क्या लगा दो 100 लगा दो, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इनमें यदि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड में से कोई भी एक चीज़ चाहिए आपको, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट करके तीनों में से 2 को नीचे भेज सकते हो। जैसे मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड को मैंने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा होगा 1600 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रहा। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है। क्या फॉर्मूला चलता है, अपन ध्यान रखते हैं कि अगर फाइनल वैल्यू चाहिए तो इनिशियल वैल्यू में 100 प्लस माइनस ऊपर रखते हुए a बट्टे कितना 100, ठीक है। बाद वाली जनसंख्या बराबर पहले वाली इंटू 100 प्लस माइनस a बटा 100। एक चीज़ और होती है कि बाद वाली चीज़ चाहिए तो 100 प्लस माइनस ऊपर होता है, अगर पहले वाली चाहिए तो 100 प्लस माइनस नीचे होता है। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, जितनी बार हुई है उतनी पावर लगा दो, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2018 में जनसंख्या चाहिए, 2016 में दे रखी है, तो 2018 में चाहिए तो 2016 में कितनी है 1500 इंटू हर साल 10% बढ़ी है तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। देखिएगा 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट है। 15 इंटू 121, हाँ जी, 15 1 15 5, कैरी फॉरवर्ड कितना 1, 15 दूनी 30 और एक कितना 31, तो कैरी फॉरवर्ड 3, 15 और 3 कितना हो गया 18, आंसर कितना आ गया 1815, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला कई जगह काम में लिया जाता है। ये फॉर्मूला आपका अमाउंट का भी होता है, मिश्रधन का, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर बट्टे कितना 100। दर हमेशा पॉजिटिव होती है, पावर कितनी n। दर ऋणात्मक नहीं होती, किसकी, ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस ए बट्टा कितना 100। जनरली ये प्रोसेस एक ही बार मेंशन की जाती है, अगर बार बार हो तो पावर n यूज की जाती है। लाभ भी हो सकता है और हानि, इसलिए प्लस ए और माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस, ठीक है, फेस वैल्यू भी बोला जा सकता है इसको, 100 माइनस छूट बट्टे कितना 100। इस प्रकार से ये फॉर्मूला कई जगह यूज लिया जाता है। छूट हमेशा ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मिश्रधन, मूलधन में रिलेशन बताने के काम में आता है। जनसंख्या में भी ये फॉर्मूला काम में आता है, लेकिन ये फॉर्मूला सब जगह होता एक ही है। हो सकता है दर ऋणात्मक नहीं हो सकता है लाभ हानि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो, और छूट हमेशा ऋणात्मक होती है, और वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी, इसलिए चिन्ह का फर्क होता है इसमें सिर्फ फॉर्मूले में, ठीक है। पावर कई बार n लगती है, कई बार नहीं लगती, कई कंडीशन में नहीं लगती, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, इनका फॉर्मूला एक ही बना सकते हो आप। ये सारी की सारी वैल्यू बाद की होती है, ये सारी की सारी वैल्यू कब की होती है, बाद की होती है। क्यों होती है बाद की, भाई अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में बाद में क्या जनरेट होता है, विक्रय मूल्य होता है, सबको पता है, क्योंकि अंकित मूल्य इनिशियल प्राइस होती है, उसके बाद में छूट मेंशन होके फिर विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य पे लाभ और हानि डिसाइड करके विक्रय मूल्य फेस किया जाता है अगले के सामने। प्रिंसिपल पहले उधार दिया जाता है, अमाउंट बाद में मिलती है। तो इस प्रकार से ये तीनों चारों फॉर्मूले आपके क्या हैं, सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध सही है। तो देखिएगा जरा, चर्चा करते हैं अपन कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, ये कोण भी आपस में बराबर हैं, और ये भुजाएं दे रखी है, बराबर दे रखी हैं। तो दो कोण और उनके बीच की भुजा आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ASA रूल।
ASA रूल के अकॉर्डिंग ये त्रिभुज क्या हुए, दोनों सर्वांगसम हुए। तो कोण भुजा कोण नियम के तहत त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तुम ये मत कहना कि सर ये कोण इसके सामने ही भुजा ये, और इस कोण के सामने ही भुजा ये भी बराबर, इस कोण के सामने ही भुजा ये और ये भी बराबर। ठीक है, बराबर है, तो ऐसा ऐसा इस नियम से सर्वांगसम सिद्ध मत कर देना। ओके, ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग सर्वांगसम हुए, कोण भुजा कोण नियम के अकॉर्डिंग सर्वांगसम हुए, और उसके बाद में इनकी हर पैरामीटर आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, सर्वांगसमता की ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट लास्ट के ये अपना 18वां क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में चित्र में असमान संपूरक, संपूरक का मतलब कितना होता है 180, संपूरक का मतलब कितना होता है 180, कोणों के सही युग्म है 180। क्या ये दोनों कोण 180 डिग्री बनाते हैं, क्या चेक करता हूं। DFE को हाईलाइट कीजिएगा, DFE ये रहा, और साथ ही साथ कह रहा है EFA, तो EFA ये रहा, EFA ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। क्या होते हैं, आसन कोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब योग कितना होता है 180। तो ये बात तो क्या है, राइट है, ये तो असमान संपूरक कोणों का युग्म है। नेक्स्ट AFB और BFD, तो बताएगा AFB कौन सा है, AFB इस प्रकार से ये रहा और BFD इस प्रकार से ये, तो इस एक ही रेखा के एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस कितना होगा, क्योंकि ये पूरी रेखा अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो ये पेयर भी क्या है, राइट है। तो इसका मतलब पहला ही राइट है, दूसरा या तीसरा या चौथा क्यों राइट नहीं है उसकी चर्चा कर लेता हूं मैं। कोई सा भी एक ऑप्शन आप लेके देख सकते हो। अगर मैं इसकी चेक कर लूं इसके बारे में, तो BFD की चर्चा करता हूं। देखिएगा BFD इस प्रकार से ये रहा, और EFA कौन सा कोण है, तो देखिएगा EFA इस प्रकार से ये दोनों कोण आपस में, इसको अक्ष मान दूर, इसको y दे दूं, तो अक्ष प्लस वाई इज नॉट इक्वल कितना 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री नहीं हो सकते, इसका मतलब ये संपूरक कोणों का पेयर नहीं है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फर्स्ट क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 10 और 16 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 78 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस समलंब चतुर्भुज का मैं नामकरण कर दूं ABCD से। ठीक है, और इस समलंब चतुर्भुज में AB समानांतर क्या है, CD मैंने दे दी, और ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, ऊंचाई है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा आप कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD इंटू h, ऊंचाई कर दो। समलंब चतुर्भुज का एरिया आपको दे रखा है 78, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं में एक को 10 मान लो और बड़ी को कितनी मान लो, 16 मान लो। ठीक है, तो मैं कर दूंगा 10 प्लस कितना 16 इंटू h। ठीक है, हाँ जी, 78 बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 26 इंटू कितना कर दो h। 2 का भाग 26 में 13 बार, अगर h की वैल्यू चाहिए तो 78 बट्टे कितना 13, और 13 6 78 होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो h की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 6 आ गई। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6 आ जाएगी समांतर भुजाओं की, जो कि क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी सब जगह। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्त और एक अर्धवर्त से संबंधित बात ध्यान रखनी होती है। ठीक है, ये आपके पास में एक वर्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, और ये आपके पास में एक अर्धवर्त है, ठीक है, जिसकी एक त्रिज्या में इधर r मान लेता हूँ, और इधर भी त्रिज्या कितनी रहेगी, r ही रहेगी। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे एक बात बताइएगा, ये आपके पास में एक वर्त है और ये आपके पास में एक क्या है, अर्धवर्त है। ठीक है, लेकिन वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये कोई बताएगा। वर्त की परिधि बोलो, वर्त के लिए परिधि बोलो, चाहे परिमाप बोलो,
चाहे परिमाप बोलो, ये होता है 2 पाई r, ठीक है। लेकिन अर्धवर्त की परिधि चीज़ अलग है, ठीक है। अगर आपको कह दे वर्त के अर्ध भाग की परिधि, तो वो भी यही चीज़ होती है पाई r, आधे भाग की परिधि। लेकिन परिमाप का सूत्र क्या होता है अर्धवर्त में? परिमाप का सूत्र होता है पाई r प्लस 2r, ठीक है। परिमाप अर्धवर्त का अलग होता है, परिमिति अलग होती है। इस परिमाप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, परिमिति। क्या लिख सकते हो? परिमिति, या इसको परिसीमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिसीमा भी बोला जाता है। अर्धवर्त की परिमिति, ये चारों तरफ इसकी बाउंड्री होती है, परिमाप बाउंड्री होती है, जिसमें पाई आर भी इंक्लूड होता है, प्लस 2r, r प्लस r, ये व्यास डायगोनल भी इंक्लूड होता है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, अपन को पूछा क्या है, एक अर्धवर्त है, एक वर्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, d बराबर आपको दे रखा है 56 से, तो बताओ r बराबर कितना होता है? d/2, तो बताओ 56/2 बराबर कितना? 28। तो त्रिज्या आपके पास में आ गई और कह रहा है वर्त के आधे भाग की परिधि, आधे भाग की परिधि पाई आर ही होगी। पाई का मान 22/7 यूज करना है, आर का मान 28, 7 का भाग 28 में 4 बार, 22 4 कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आधे भाग की परिधि कितनी होगी? 88। अर्धवर्त का परिमाप पूछता तब पाई आर प्लस 2r भी इसमें इंक्लूड होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी है? परिधि पूछी है, ठीक है। तो अर्धवर्त के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग, लेकिन वर्त के लिए दोनों चीज़ें क्या होती है? अलग। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।